डन। नमस्ते। प्रेगवेदा की ओर से हेलो, आप हाँ। सभी का स्वागत है। प्रेगवेदा की ओर से मैं डॉक्टर वैदेही देवधर आज एक विशेष टॉपिक लेके हम आपके सामने आए हैं। आप सभी का स्वागत है जो फेसबुक पे ज्वाइन हुए हैं, यूट्यूब पे ज्वाइन हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक प्रेगवेदा, ये जो प्रेगनेंसी गर्भ संस्कार का ऐप है, इसके लिए हमने कुछ लाइव सेशंस भी लिए थे। पहला सेशन था कि जिसमें सेमिनार का इम्पोर्टेंस हमने बताया था, क्योंकि ऐप में सेमिनार सेक्शन है और प्रैक्टिकल दूसरा सेक्शन है। तो सेमिनार सेक्शन में हम जो भी कुछ डाइट, मेडिसिन, एक्टिविटीज़, गर्भ संवाद, ये जो कुछ बता रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो जब तक सेमिनार सेक्शन नहीं सुना जाएगा तब तक उसका इम्पोर्टेंस आप कन्विंस नहीं होगे। तो इसलिए वो बताने के लिए हमने सेमिनार सेक्शन का इम्पोर्टेंस और अभी तक जिन्होंने प्रेगवेदा यूज़ किया है ऐप, उनके अनुभव शेयर किए थे। वो हमारी पहली मीटिंग थी। उसके बाद हम लास्ट टाइम मिले थे लाइव योगा सेशन के टाइम। मिसेस आरती जो इंटरनेशनल योगा ट्रेनर है, उसने हमें बहुत अच्छे से योगा का इम्पोर्टेंस बताया था। प्री प्रेगनेंसी में भी कौन से योगासन आवश्यक है, प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए, अगर आज तक नहीं किए हैं तो शुरुआत करें ना करें, डिलीवरी के बाद वेट कम करने के लिए क्या करें, ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर भी हुए थे और उसने हमें बहुत डिटेल समझाया था। तो एक फिर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जो आज लोग नए ज्वाइन हुए हैं, हमारे साथ पहली बार ही मिले हैं, तो वो फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा का हमारा जो लाइव सेशंस है उसमें रिकॉर्डेड, वो ज़रूर एक बार देखें, ताकि अभी तक जो भी कुछ प्रोसेस हो गई है, जो कुछ सेमिनार्स हुए हैं, प्रेगवेदा का इम्पोर्टेंस बताया गया है, वो सब आपको मिलेगा। आज का हमारा जो टॉपिक है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, बहुत इमोशनल सेंसिटिव टॉपिक है। तो जैसे ये टॉपिक बताया गया है, तो जो प्रेगवेदा के यूज़र्स है वो तो खुश हो गए कि अभी तक तो हमें बता रहे थे क्या करना क्या नहीं करना, आज हस्बैंड भी आ गए। तो आज हस्बैंड को भी कुछ टिप्स मिलने वाली है और हस्बैंड भी जागरूक हो गए होंगे एकदम से कि अरे मेरा भी रोल है कुछ इसमें। तो इसलिए दोनों के लिए आज का सेशन रहेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं वेलकम करती हूँ मिस्टर महेंद्र गरोडिया सर को। सर नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर एक फैमिली बिजनेस कोच है। फैमिली बिजनेस का इम्पोर्टेंस हम हमारे संकल्प या गर्भ संवाद में देखते हैं कि जो जीन्स में है, माता पिता के द्वारा बच्चे में आ गया है, तो वो बिजनेस आगे ले जाने के लिए एनवायरनमेंट तैयार रहता है, तो उसमें बच्चे को प्रगति करने के लिए बहुत इजी होता है। और जितने भी फैमिली बिजनेस है वो घर में जो वुमेन होती है या उसके कारण कभी कभी होता है कि थोड़े क्लैशेस आते हैं, जॉइंट फैमिली में भी उसके ही कारण क्लैशेस आ सकते हैं। तो सर का ये बहुत बड़ा काम है कि फैमिली बिजनेस को कैसे प्रमोट करना, फैमिली मेंबर, ईच एंड एवरी मेंबर को उसके लिए कैसे कैसे ट्रेनिंग देना। तो उन्होंने अभी एक बुक भी उनका आया है कि पावर कपल्स करके उनका एक बुक है, उसमें उन्होंने बहुत हस्बैंड और वाइफ के कैसे कैसे क्वालिटीज़ होने चाहिए उसके बारे में बहुत पॉइंट वाइज प्रिसाइज बहुत अच्छा वर्णन किया है। सर का बाकी तो उनका परिचय, उनकी लैंग्वेज जब वो बात करना शुरू करेंगे तो उनका ज्ञान आपको दिखेगा ही। वो बहुत अच्छे लर्नर है, वो अखंड उनका स्टडी चालू रहता है। चाणक्य नीति, चाणक्य सूत्र, एक्चुअली चाणक्य जो सूत्र है वही उनका पूरे पढ़ाई का बेस है, या जो अभी वो बिजनेस कर रहे उसका भी वो ही बेस है। तो इंडियन जो शास्त्र है, रामायण महाभारत जैसे, उससे क्या क्या लेना है, हमें क्या सीखना है, सिर्फ वो स्टोरी करके नहीं सीखना है। तो चाणक्य ने क्या बताया वो हमारे बिजनेस में, हमारे जीवन में कैसे अप्लाई हो, ये अभ्यास पूर्ण उनका
जो अभी हम सुनेंगे, तो सर को हम फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कैसा हो प्री प्रेगनेंसी में भी और प्रेगनेंसी में भी, और थोड़ा सा उसमें पेरेंटिंग भी आ जाएगा। तो अभी हम टॉपिक को शुरुआत करते हैं। इसके पहले हमने रामायण से भी 9 दिन का जो प्रवचन श्रृंखला ली थी, गुड़ी पाड़वा टू रामनवमी, 9 दिन के सेशंस है हमारे यूट्यूब पे और फेसबुक पे है उसके रिकॉर्डिंग, वो भी आप सुन सकते हैं। उसमें रामायण का और गर्भ विज्ञान का कैसा संबंध हमने वो किया था, वो भी आपको अभी पता चलेगा, तो आप वो सुन सकते हो। अभी हम थोड़ा चाणक्य बेस लेके भी सर से ज़रूर सुनेंगे। चाणक्य अर्थशास्त्र, ही इज एक्सपर्ट इन चाणक्य अर्थशास्त्र एंड इंडियन शास्त्रास एंड एक्सपर्ट इन वेस्टर्न मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टडीज। उनका 25 साल से भी ज़्यादा अनुभव इस क्षेत्र में है। तो अभी हम शुरू करते हैं। सर, आपको कुछ बताना है इस विषय में शुरुआत में कि हम पहले शुरुआत करेंगे हस्बैंड को, क्योंकि अभी तक वाइफ को बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ऋग्वेदा बता रही है। तो आप थोड़े से हस्बैंड से अगर शुरुआत करेंगे तो सबको प्राउड फील होगा, हस्बैंड को भी और वाइफ को भी, कि चलो अभी मेरे साथ और भी कोई है। तो आप उनसे शुरू करेंगे। यस मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर ऋग्वेदा, मेरे को एक मौका देने के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट काम ऋग्वेदा कर रहा है समाज के लिए, क्योंकि एक फॉरगॉटन साइंस चाहिए गर्भाधान संस्कार, जिसको हम भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे। इम्पोर्टेंस इसका क्या है, क्योंकि बच्चों का जो संस्कार है वो पड़ता है जब वो गर्भ में रहता है तब से। और हम 10 साल 15 साल बच्चों को हमारे जीवन में आने के बाद फिर कंप्लेन चालू करते हैं कि भाई बच्चा सुनता नहीं है मेरी, तो बच्चा भी बड़ा हो गया, ये अपने मन से चलने लगा है। लेकिन उसकी जो शुरुआत है वो हमने क्या सोचा था जब वो गर्भ में है, उस समय पे हस्बैंड वाइफ का क्या व्यवहार था, वो सब संस्कार बच्चे पे पड़ते रहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको ये समझना है, जो शायद चाणक्य के पहले किसी शास्त्र ने इतना क्लियरली नहीं बोला है। चाणक्य के 8000 से ज्यादा श्लोक हैं, जो भी 3-4 अलग अलग किताबें उन्होंने लिखी है, उसमें से एक ही ऐसा श्लोक है जो बताता है पैसा टिकेगा कैसे। पैसा आने के बहुत रास्ते हैं, पर टिकने का एक ही है, और वो रास्ता है दाम्पत्यो क्लेहो नस्ति तत्र श्री स्वयं गता। जहाँ पे हस्बैंड वाइफ मिलकर चलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, मान सम्मान करते हैं, कॉमन गोल रखते हैं, वहाँ लक्ष्मी अपने आप आ जाती। यहाँ लक्ष्मी मतलब पैसा भी है, शोहरत भी है, सक्सेस भी है, बच्चा भी है, और बच्चे का सक्सेस भी है, क्योंकि बच्चे का सक्सेस पे ही फैमिली का सक्सेस डिपेंड करता है। तो सभी तरह की लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी वहां आती है और टिकती है जहां हस्बैंड वाइफ का आपस में बनता है। तो माता जी, शुरुआत वहां से करूंगा मैं। आप सुन पा रहे हैं मैडम? मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ। तो शुरुआत वहीं से करेंगे। दाम्पत्यो क्लेहो नस्ति, जहां पे हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई झगड़ा ना हो, लेकिन आपस में कोऑपरेशन हो, कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो, कॉमन गोल हो। बच्चा ही मेन कॉमन गोल होता है माँ बाप के बीच में, कि भाई इसको बहुत अच्छे संस्कार देने और इसको आगे लेके चलना है। इसके लिए एक बेस बनाना है, इसका एक फाउंडेशन बनाना है बिजनेस में, घर में, ताकि इसको जीवन में स्ट्रगल ना करना पड़े। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो सोल होता है ना, जो सोल रियली में बहुत तपस्या पिछले जीवन में कर चुका है, उसी को अच्छे घर में, जहाँ पे धर्म की और अर्थ की अच्छी व्यवस्था है, वहां जन्म मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्स है जो हमारे जीवन में आने वाले हैं। अगर हम अच्छे संस्कारित घर हैं, जो ये सब गर्भाधान संस्कार वगैरह सब कर रहे हैं, और हम लोग खासकर अगर बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, तो बच्चे को एक अर्थ की चिंता ना हो, ऐसे सिचुएशन फाउंडेशन में लेके आने वाले हैं जीवन में। तो इसके लिए हस्बैंड वाइफ का साथ में मिलकर चलना बहुत ही जरूरी है। ये ऐसा साइंस है जिसको बता के किसी को ज्यादा फायदा नहीं, इसलिए कोई इसके बारे में चर्चा नहीं करता, बताता नहीं। क्योंकि हस्बैंड वाइफ के झगड़े में वकील को भी फायदा है, और बीमारी होती है तो डॉक्टरों को भी। तो इसके बारे में कोई ज्यादा चर्चा नहीं करता है, लेकिन ये मेरा चहिता विषय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, तो मैं इसके बारे में बार बार बताता रहता हूँ।
और मेरे एक्सपीरियंस में जितने भी फैमिली बिजनेसेस सक्सेसफुल हुए हैं, अंबानी से लेके और नारायण मूर्ति जी का, वेलुमणि जी का, अजीम प्रेम जी का, ये सब लोगों के घरों में हस्बैंड वाइफ के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। ये बहुत सालों से मैं स्टडी कर रहा हूँ, बहुत ही बड़े बड़े अच्छे अच्छे फैमिलीज को मैंने स्टडी किया है, खासकर इंडियन बेस। तो वहाँ पे ये चीज़ कॉमनली दिखाई देती है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में बनेगा तो ही सब चीज़ें और ज़्यादा अच्छी तरीके से चलेगी, घर में भी बिजनेस में भी। खैर, तो अब मैं हस्बैंड के टॉपिक्स पे पहले आऊँगा। ठीक है माता जी, वो पहला पॉइंट है वो यस। क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अभी हस्बैंड का भी ऐसा है कि हम जैसे बोलते हैं कि गर्भवती है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, हाँ हाँ। उसको इमोशनल और फिजियोलॉजिकल दोनों यस। प्रकार के स्ट्रेस, हाँ हाँ। बोलो अब नहीं बोलो कुछ भी बोलो कि आप, लेकिन वो रहने ही वाले और रहते ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए प्रेगवेदा ने बहुत सारे म्यूजिक ये वो चीज़ें डाल दी है, हाँ परंतु दो लाइव ऐसी बातें रहती है एक स्त्री के जीवन में, एक उसकी माँ रहती है और हाँ। दूसरा हस्बैंड। तो बराबर। जब वो प्रेग्नेंट है तो उसकी माँ एक तो एजेड हो सकती है, कुछ डिसीज है, उसको दूर है, ऐसे नंबर ऑफ रीजंस है कि वो उसको फुल 9 महीने सपोर्ट नहीं करेगी, बराबर। परंतु हस्बैंड है जो उसके साथ रहने वाला है। बराबर। तो इसलिए भी हस्बैंड का रोल हम देख रहे हैं कि बिजनेस में भी रोल इतना इंपॉर्टेंट है दोनों के रिलेशनशिप का। तो जो दो एक मिलते हैं एक साथ, क्योंकि विवाह का उद्देश्य ही वही है, तो जब बराबर। पति पत्नी मिलेंगे तो आने वाले जीव पर पति का और पत्नी का दोनों का बॉन्डिंग कैसा हो, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी हम देखेंगे सर से ही कि सर क्या बता रहे कि क्या क्वालिटीज हस्बैंड में हो। राइट। ये 20 साल का प्रोजेक्ट है कम से कम, लाइफ टाइम का भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 20 to 25 ईयर्स का प्रोजेक्ट है एक बच्चे को जीवन में इस दुनिया में लाना, पाल पोस के बड़ा करना, एजुकेशन कंप्लीट करके लाइफ में सेटल करना। शादी तो पता नहीं वो अपनी मर्जी से करेगा कि अपन को इजाजत देगा कि भाई हम उसके लिए वधू का चयन करें या वर का चयन करें, अगर लड़की हुई तो वो तो खैर बात की बात है, करियर बनाने तक का रोल होता है माँ बाप का। 25 साल का प्रोजेक्ट मान के चलो, मिनिमम 20 to 25 ईयर्स। ये 25 सालों में जो कपल का आपस में अंडरस्टैंडिंग होता है उसका बच्चे पे बहुत प्रभाव है। इसका शुरुआत और मैं तो कहूँगा बहुत बड़ा प्रभाव प्रेगनेंसी के दौरान पड़ता है। Even before pregnancy, what is the understanding between the husband and wife? If it is very good, they attract a very good pious soul. बहुत अच्छे पायस सोल को वो लोग अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। तो आपस में दोनों का स्नेहपूर्ण, रिस्पेक्टफुल, लविंग रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। फिर भी आज मैं थोड़ा सा पॉइंटर्स पे जाऊंगा कि व्हाट आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ पे हस्बैंड वाइफ का क्लैशेस हो सकता है या मिसअंडरस्टैंडिंग या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो सबसे पहला हस्बैंड के रोल से शुरू करते हैं और वहाँ वाइफ की कंप्लेंट से शुरू करते हैं। वाइफ की नंबर 1 कंप्लेंट, जो मैंने हजारों इतने अलग अलग जो कपल्स को स्टडी किया है और सुने हैं केसेस पर्सनली या ग्रुप में, तो वाइफ की नंबर 1 कंप्लेंट ये है कि हस्बैंड सुनते नहीं हैं। तो हस्बैंड का बहुत सिंपल सोल्यूशन जो वाइफ को दे सकते हैं वो ये है, सुनने का। हस्बैंड शुड लिसन टू द वाइफ। बहुत सिंपल है हस्बैंड के लिए वाइफ को ये कम्युनिकेट करना दैट आई केयर फॉर यू, शब्दों से नहीं, बिहेवियर से। बिहेवियर क्या होना चाहिए? जब वाइफ कुछ बोल रही है तो 100% अटेंशन से सुनने का। वो टाइम पे टीवी नहीं देखने का, चैनल चेंज नहीं करने का, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने का, मैगजीन नहीं पढ़ने का, बैलेंस शीट नहीं देखने का, ऑफिस का काम नहीं देखने का, सिर्फ वाइफ की सुनने का 100%। 100% when the wife is telling something and the husband listens, then the wife's stress automatically reduces. वाइफ का स्ट्रेस बोलने से कम होता है, और जब उसको लगता है मैं जो बोल रही हूँ वो कोई तो बराबर सुन रहा है, और कौन सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है उसके लाइफ में जो चाहती है कि मेरी बात तो सुन लो, मेरे को समझ तो लो, मेरे को सोल्यूशन नहीं चाहिए, केवल सुन लो मैं जो बोल रही हूँ, मानो मत मानो वो भी चलेगा, सुन तो लो। वो हस्बैंड्स को कई बार क्या होता है कि हाफ अटेंशन से सुनते हैं, कई बार नहीं सुनते हैं, तो इसे वाइफ को बहुत तकलीफ रहती है और कंप्लेंट रहती है और प्रॉब्लम्स रहती है। I have seen more than 50% of the problem in the couple is solved simply by this one single habit of the husband. If the husband nicely listens to the wife, और वो
बीच बीच के अंदर उसको सजेशन नहीं देना, उसको वाइफ का आधा सुनेगा फिर बोलेगा हाँ तेरे को तो ऐसा करना चाहिए, वैसा कुछ जरूरत नहीं। उसको वाइफ का सुनने का और बोलेगा हाँ बराबर सही बोल रही है, अच्छा अच्छा अब मुझे समझ में आया, ये तो मेरे को पहले मालूम ही नहीं था, ये तो मेरे को पहले समझा ही नहीं था। और मैं तो पूरे दिन से सोचा तो आज तुम क्या बोलने वाली हो, तुम्हारा क्या रीडिंग अंडरस्टैंडिंग शेयरिंग एक्सपीरियंस फीलिंग क्या है, और मैं बहुत खुश हूँ तुम मेरे साथ खुलकर जो भी चीज है वो बोल पा रही हो। इस तरह से हस्बैंड को एनकरेज करना है, भूल कर भी हस्बैंड को सोल्यूशन नहीं देना है। अंडरलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हस्बैंड को वाइफ को सोल्यूशन नहीं देना है कि अरे तू ये कर लेती ना वो कर लेती ना। वाइफ को मालूम है क्या करना है नहीं करना है, और उसको जो करना हो ठीक लगेगा वो कर लेगी। वो खाली चाहती है कि आप सुनो, आप केवल सुन लोगे। हाँ यहाँ श्रेया जी भी हैं, आप भी हैं, आप लोग बताइए मैं सही राह पे जा रहा हूँ? बराबर है सर। अगर सिर्फ हस्बैंड सुन लेता है ना, मोर देन 50% प्रॉब्लम इज सॉल्व। फिर वो क्या करता है नहीं करता है अलग बात, और सुनते समय सोल्यूशन देने का नहीं, खाली हाँ हूं करने का। दिस इज द टॉपिक नंबर 1। यस बराबर एकदम। पहला टॉपिक क्लियर है तो मैं सेकंड पे जाऊं। हाँ हाँ सेकंड टॉपिक है या सेकंड पॉइंट है जो हस्बैंड को करना चाहिए, और स्मार्ट हस्बैंड करते ही यहाँ वाइफ को टेंशन नहीं देने का एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, सिंपली वो बोले वो सुनने का। सेकंड, उसको आर्ग्यू भी नहीं करने का वाइफ के साथ कि तू सही है कि गलत है, तो बोलने का राइट नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट यू आर सेइंग इज राइट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव एंड तुम्हारा ये समझ बहुत अच्छा है, डीप है, मुझे खुशी हुई है जान के समझ के, और बस तुम्हारे को हक है उस तरह से सोचने का, उस तरह से फील करने का, और मुझे खुशी है तुमने मुझे इस बारे में बता दिया। बस ना कुछ और बोलना है ना। वैलिडेशन बोलते हैं उसको, इंग्लिश में उसको बोलते हैं वैलिडेशन, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग द वाइफ। भगवान राम हनुमान को समझा रहे कि सुनना और सामने वाले की बात समझना ये इंटेलिजेंस की निशानी। तो इफ द हस्बैंड इज इंटेलिजेंट दे विल डू टू थिंग्स। फर्स्ट दे शुड लिसन टू द वाइफ, दे विल लिसन टू द वाइफ। सेकंड दे विल से यू आर राइट, यू आर करेक्ट। बस वाइफ का वहां पे सारा स्ट्रेस रिलीव हो गया। थर्ड थिंग, अगर वाइफ ने कुछ बोला शेयर किया और हस्बैंड की कोई उसमें मिस्टेक के बारे में पॉइंट आउट किया तो वापस आर्ग्यू नहीं करना। क्या बोलना है, हाँ हाँ आई सी योर पर्सपेक्टिव एंड आई थिंक यू आर राइट एंड आई माइट हैव डन दिस मिस्टेक एंड आई एम सॉरी फॉर। थोड़ा सा मुश्किल है, ईगो हर्ट होता है, लेकिन एक्नॉलेज करना चाहिए दैट वाइफ मे बी राइट in that particular thing whatever she is saying, she is sharing. श्रेया जी आप भी सुन रहे हैं? जी सर। यस यस। कहीं मैं कुछ गड़बड़ करूं तो बोलना, आपकी नई नई मैरिज हुई है, आपको वैलिडेट कर देंगे सारे पॉइंट। मेरे को भी मालूम पड़ेगा, मैं जा रहा हूं। नहीं, पहला पॉइंट क्या बताया मैंने? हिमांशु बताएगा, लिसनिंग। हाँ हिमांशु बताएगा। हिमांशु जी बताइए। इसलिए हमने यंग कपल सामने रखा है ये टॉपिक के लिए। हिमांशु जी बताइए, मुझे भी मालूम पड़े आप लोगों का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। अरे गायब हो गए हिमांशु जी, दिख नहीं रहे, सुन नहीं रहे, सब आवाज नहीं आ रही। सर मैं बैकएंड का देख रहा था, सो आई हैवंट हर्ड द फर्स्ट पॉइंट। अरे सुना नहीं आपने? अच्छा ठीक है, तो अभी श्रेया जी बता देगी, बाद में आपको भी बता देगी, आप सुनना बड़ा। श्रेया जी बताइए पहला पॉइंट। मैं उनका सुनता हूँ सर वैसे। या यू आर ए वेरी गुड हस्बैंड। श्रेया जी पहला पॉइंट। श्रेया जी एक्चुअली वो भी मैं सब दोनों भी बैकएंड संभाल रहे मेरा। आप बता। हाँ तो लिसनिंग करना मेन काम है हस्बैंड का। वाइफ जो भी कुछ बताती रहेगी उसको सॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं है। आज मेरे दिन में क्या किया, घर में क्या हुआ, ऑफिस में क्या हुआ, आज बच्चे ने क्या क्या कितनी मूवमेंट्स बताई है, डॉक्टर ने सोनोग्राफी में क्या कहा है, मैंने आज बुक में क्या पढ़ा है, बस उसको सब बोलना है। और उसमें कुछ विदाउट सॉल्यूशन हस्बैंड में सब सुनना है। विदाउट हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, न्यूज़पेपर नहीं होना चाहिए। और दूसरा एक ही तरीका है बोलना और सामने वाले को केवल सुनना। वाइफ का स्ट्रेस अपने आप कम होता है। God has not given many other ways of stress relief for women. Number one stress relief का तरीका women के लिए to talk.
किससे बात करें अभी? एक तो ज्वाइंट फैमिलीज भी इतनी नहीं रही, वरना बात करने के लिए और 10 लोग होते थे। तो दिन भर हस्बैंड का इंतजार करती है ना, आने दो ऑफिस से, ये बोलूंगी वो बोलूंगी, और हस्बैंड थका रहा आता है, सुनने का मूड नहीं है। ये स्ट्रेस का नंबर 1 कारण है। हाँ, क्योंकि वो दिन भर बहुत सुन के बोल के आया है, तो हस्बैंड कि अब मुझे कुछ नहीं। और एक्चुअली मेल फीमेल के ब्रेन में ही थोड़ा डिफरेंस होता है कि मेल को जब स्ट्रेस आता है तो उनको शांति चाहिए, और Yes. फीमेल को जब स्ट्रेस आता है तो उसको कितना बोलूं और कितना सबको बता दूं, ऐसा होता है। तो वो ब्रेन Yes. स्ट्रक्चर ही थोड़ा डिफरेंट होता है। तो तो ये हस्बैंड को दोनों सुनने अगर का। समझ लेंगे तो अपने आप वो म्यूचुअल उनका अंडरस्टैंडिंग होगा। इसमें एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। हस्बैंड शुड एनकरेज द वाइफ टू हैव मेनी फ्रेंड्स, एंड हस्बैंड शुड एनकरेज द वाइफ टू टॉक टू हर फ्रेंड्स एंड टॉक टू हर मदर ए लॉट, ताकि उसका स्ट्रेस उतना रिलीज हो जाए, हस्बैंड को उतना कम सुनना पड़े। तो थोड़ा कम कोटा हो जाएगा हस्बैंड के लिए। उसकी लेकिन मदर और मतलब फ्रेंड्स ही बहुत सारे। और एक हमने गर्भ संवाद जो प्रेगवेदा में डाला है, उसमें हमने यही डाला है कि स्ट्रेस तो बढ़ा हुआ है, हस्बैंड को भी कुछ उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, तो आपको किसके साथ और शेयर करने के लिए एक नया मेहमान आया है, वो है आपका गर्भ। उसके साथ भी आप अच्छी अच्छी जो चीजें हैं जो आप बुक में पढ़ते हो वो उसके साथ शेयर करो। तो गर्भ संवाद भी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेगवेदा में बहुत सारे गर्भ संवाद हमने ऐसे दिए हैं, लेकिन हस्बैंड का रोल तो मेन है ही स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। देखो, लास्ट में थोड़ा प्रसाद तो उसको मिलना ही है, हाँ, वो तो चाहिए ही। थोड़ा बात तो उसको सुनना ही है, और फिर उसको वैलिडेट करना है कि तूने सही बोला। अगर उसने वापस कॉन्ट्रडिक्ट किया ना या सॉल्यूशन दिया ना, तो उसका स्ट्रेस बढ़ेगा। Then the female will feel or the wife will feel, अरे वो सुना पर वो समझा नहीं, तो उसका स्ट्रेस वापस बढ़ जाएगा। हाँ, को वैलिडेट भी करना बहुत जरूरी है कि हाँ तूने सही बोला, और अगर उसने कोई गलती पॉइंट आउट की हस्बैंड वगैरह की, तो हस्बैंड को एक बार चुपचाप बोल देने का, यू आर राइट एंड आई एम सॉरी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसकी गलती है ही, पर यह है कि तुम्हारा मानना भी सही है, और इसके लिए तुम्हारे को बुरा लगा, इसलिए आई एम सॉरी। वहां राइट एंड रॉन्ग में नहीं जाना है, वहां जाना है दैट आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, एंड देयरफॉर what you are saying, I am accepting it as it is, and I am sorry that you felt bad. तो वहां पे ज्यादा आर्ग्यूमेंट में नहीं जाने का, ज्यादा डिटेल में नहीं जाने का, राइट एंड रॉन्ग में नहीं जाने का, रिस्पेक्टिंग ईच अदर में जाने का, वैल्यूइंग ईच अदर में जाने का। आई वैल्यू यू मोर देन बीइंग राइट, आई वैल्यू यू एज ए पर्सन, योर परसेप्शन, आई वैलिडेट व्हाट यू आर सेइंग, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग इज बैड, और मेरे वजह से तुमको इस तरह का फीलिंग आया, परसेप्शन आया, देयरफॉर आई एम सॉरी। राइट रॉन्ग की बात ही नहीं है यहाँ। उसने बोला ना, उसको फील हुआ ना, तो सॉरी बोलने। ये हस्बैंड का रोल है, वाइफ को स्ट्रेस फ्री रखने का, बच्चे पे अच्छे संस्कार पड़ेंगे। वाइफ जितना हस्बैंड को इस तरह के रोल में देखेगी, वाइफ हस्बैंड के बारे में अच्छा सोचेगी, वाइफ हस्बैंड के बारे में जो सोचती है वही इमेज के अंदर बच्चा पैदा होता है। वाइफ अगर हस्बैंड के बारे में अच्छा सोचेगी तो बच्चे पे अच्छा संस्कार पड़ेगा, हस्बैंड कैसा भी हो। एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत साइडी एग्जांपल है। इफ द हस्बैंड इज अ ड्रंकर्ड एंड द वाइफ थिंक्स इज अ ड्रंकर्ड, चाइल्ड माइट टेक टू अल्कोहल। वाइफ अगर बार बार सोचेगी कि हस्बैंड बहुत स्मोक करता है, कंटिन्यूसली उसके माइंड में जो इंप्रेशन है ना हस्बैंड की, वो बच्चे पे आ जाएगी। तो वाइफ शुड थिंक, कुछ हुआ माधुरी? नहीं, ठीक है, Everything all right? सर कंटिन्यू करो, अब कुछ नहीं। So that point is very important, that what the wife thinks about the husband is the sanskar that she gives to the child. हाँ, अभी मंदोदरी जो थी उसने रावण के शौर्य के बारे में सोचा, तो इसलिए उसका जो सन था मेघनाथ, वो शौर्यवान बना। तदायु जो हिरण्यकशिपु की वाइफ थी, उसने सोचा हिरण्यकशिपु कभी कभी तो भगवान का नाम लेता है, भले गुस्से में, इसलिए उसको सन प्रहलाद मिला, जो डिवोटी था, जो भक्त था, बहुत बड़ा भगवान। जब सीता को वाल्मीकि के आश्रम में रखा था, तो उसने अपने हस्बैंड के बारे में अच्छा अच्छा सोचा, इसलिए उसको लव और कुश जैसे बच्चे मिले। जब पांडु चले गए, तो भी कुंती पांडु के बारे में अच्छा सोचती रही, इसीलिए उसके बच्चों में अच्छे संस्कार पड़े, पांडव बने। शाहजी, शिवाजी के पिता, वो तो इसके आदिल शाह के सरदार थे, लेकिन जो जीजाबाई का परसेप्शन था
कि वो तो अपने आप में एक राजा ही है, इसीलिए शिवाजी को संस्कार मिले कि वो राजा बनने के बारे में सोच। तो माँ क्या सोचती है हस्बैंड के बारे में, इसका बहुत ज्यादा असर बच्चे पे पड़ता है। The child is produced in the image that the wife has about the husband. So the husband's duty is to take care of the wife very dearly at the time of pregnancy and even afterwards. 25 साल का प्रोजेक्ट बताया ना मैंने, तो ये समझ लेना है कि बच्चे पे अच्छे संस्कार डालने हैं तो हस्बैंड वाइफ को मिलके रहना। और ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं बता रहा हूँ, ये सब चीज करना, सुनना, समझना, वैलिडेट करना, अपोलोजाइज करना, ये जिंदगी भर का टास्क है। 25 साल कम से कम पकड़। लेकिन प्रेगनेंसी में कैसे कहा जाता है कि कोई नई चीज करने के लिए एक नया उत्साह होता है कि शादी के बाद ठीक है, अभी ये तो रूल है, जिनकी शादी जस्ट हुई है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है, आपको सुनने को मिल रहा है कि आप आज से ही उसको अप्लाई करो। लेकिन ठीक है कि नहीं पता है, समझता है, लेकिन वो मराठीत बोलतात की कळतं पण वळत नाही। समझ रहा है लेकिन कौन करेगा। लेकिन प्रेगनेंसी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक सुवर्ण संधि है कि वहां पे जो भी कुछ है बच्चे के लिए सब मोल्ड हो सकता है। तो ये सुवर्ण संधि करके सब हस्बैंड ने अभी से चालू करना है इसको व्यवहार में। इट इज द सेकंड बर्थ ऑफ द पेरेंट्स। बच्चा जन्म ले रहा है ना, तो वो जन्म दे रहा है पेरेंट्स को, पेरेंट्स के एक नए अवतार को, पेरेंट्स की एक नई सोच को बच्चा जन्म दे रहा है। इसीलिए क्रिश्चियनिटी में कहते हैं चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। आदमी तब बनता है ना जब उसका बच्चा आता है, तब उसको ये सब चीजें सीखनी है कि एक्चुअल आदमी वो होता है ना जो औरत का सम्मान करता है, जो अपनी वाइफ नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारी संस्कृति में कहा भी गया है कि आते हैं ना, तभी वो जो घर में बच्चा है वो देवता की तरह बिहेव करेगा, ये तो डीमन की तरह बिहेव करेगा। ये आपने क्या संस्कार दिए उस पर डिपेंड है। और फिर आप ही को झेलना है, आप ही को देखना है उसको। 10 साल बाद कंप्लेन करोगे मेरा सुनता नहीं है, समझता नहीं है, तो वो जो हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन था, प्री कंसेप्शन, कंसेप्शन एंड मैक्सिमम 5 इयर्स तक बहुत ज्यादा असर बच्चे पे पड़ता है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे बाहर के जो असर आने होते हैं, स्कूल के, फ्रेंड्स के, पड़ोस के, वो आने लगते हैं। लेकिन ये इतना टाइम गर्भ और उसके बाद में 5 साल तक, ये तो पूरा पेरेंट्स का ही असर बच्चे पे आता है। और खासकर पेरेंट्स आपस में कैसा रिलेशन रखते हैं। पेरेंट्स अगर झगड़ा करते हैं ना, बच्चे का मेंटल संतुलन खो जाता है। कई बच्चों को इसमें बुखार आता है, अलग अलग तरह की इंस्टेबिलिटीज बच्चों में पैदा हो सकती है। आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, आई वांट टू टॉक अबाउट व्हाट वी वांट। व्हाट वी वांट इज अ वेरी गुड, स्टेबल, इंटेलिजेंट, रिस्पेक्टफुल, होनहार बच्चा चाहिए हमारा। तो हमको उसी बारे में बात करनी है कि हमको क्या करना है। 3 पॉइंट हुए अपने। सबसे पहला लिसन, दूसरा वैलिडेट, तीसरा अपोलोजाइज, और चौथा वैल्यू हर एज शी इज, लव हर एज शी इज। दिन में 3 बार तो बोलने का हस्बैंड को। और ऐसा दवाई होता है ना, डॉक्टर बोलता है ना सुबह, दोपहर, शाम, हस्बैंड को वाइफ को बोलने का आई लव यू। 10 बार बोलेगा तो चलेगा, 3 बार मिनिमम। ये मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो ये बोलते रहने। हस्बैंड को लगता है अरे उसको मालूम नहीं कि अब 3 बार ऑफिस में जाता हूँ, मैं तो काम करता हूँ उसके लिए और सब तरह से ध्यान रख रहा हूँ, ये इनफ नहीं है क्या? नहीं, वाइफ नीड्स टू लिसन टू द वर्ड्स, so you have to say the words. I love you मिनिमम 3 बार, 10 बार बोलो तो चले। एक हस्बैंड जो था वो वाइफ के साथ थोड़ा झगड़ा भी हो जाए तो क्या बोलता था मालूम है? अरे सुंदर है तो कुछ भी बोलेगी क्या? तो इनडायरेक्टली झगड़े में भी उसे वाइफ को अप्रिशिएट किया कि तू सुंदर है। तो इस तरह से वाइफ को अप्रिशिएट भी करते रहना है, आई लव यू भी बोलना है, और बोलना है तुम अपने बच्चे का कितना ध्यान रख रही हो, कितना अच्छे से घर संभाल रही हो। तो ये सारे गुण उसके अंदर, वाइफ के अंदर भी आते रहेंगे हस्बैंड के अप्रिशिएट करने से। तो 4th इज अप्रिसिएशन। हस्बैंड का ड्यूटीज बनता है ये सब चीज। ये स्मार्ट हस्बैंड करते हैं सब काम, और जो जो वो करेगा उसी तरह के संस्कार उसकी वाइफ पे होंगे और उसी तरह के संस्कार उसके बच्चे पे भी होंगे, क्योंकि वाइफ की थॉट प्रोसेस वही बनाएगा। वो जैसा एनवायरनमेंट वाइफ को देगा, वाइफ ऐसा सोचेगी, वाइफ जैसा सोचेगी वैसा इंप्रेशन बच्चे पे पड़ेगा। तो द हस्बैंड हैज टू बी वेरी केयरफुल व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट he is giving to the wife. A stressful environment, is environment which is not very conducive for, or which is hard working, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वाइफ को। लेकिन अगर हस्बैंड स्ट्रेस लेस, हैप्पी, लविंग, अच्छा एनवायरनमेंट देगा, रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट देगा, तो बच्चे पे उतने अच्छे असर पड़ते हैं, वाइफ उतना खुश रहती है।
So this is very important. Shall we go to the wife's duties now? एक 2 मिनट मैं थोड़ा सा बताती हूँ। अभी इसमें हस्बैंड का रोल तो हमने कैसे कैसे करना है वो देखा। अभी प्री प्रेगनेंसी में भी जैसे सर ने बोला कि कभी कभी इनफर्टिलिटी के जब देखते हैं हम क्या रिपोर्ट्स है तो रिपोर्ट्स पूरे नॉर्मल रहते हैं, रिपोर्ट्स पूरे नॉर्मल है, लेकिन कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है वो ही नहीं समझता। तो इमोशनल बॉन्डिंग जो है दोनों का, एक दूसरे पर विश्वास, उनका प्रेम, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, ये जो चीज़ें हैं बहुत महत्वपूर्ण है। तो इमोशनल बॉन्डिंग जितना अच्छा होगा उतना फर्टिलिटी का प्रॉब्लम भी बहुत कम होता है। तो जब हमने रामायण का इनफर्टिलिटी स्पेशल लेक्चर देखा था तो उसमें रिलेशनशिप पे भी बहुत लिया था कि दोनों के अब, और फिर बाद में क्या होता है इनफर्टिलिटी की जैसे ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, फिर इधर आयुर्वेदिक मेडिसिन पंचकर्म चल रहा है, उधर वो हार्मोनल मेडिसिन चल रहा है, आईयूआई आईवीएफ, ये सब ट्रीटमेंट जब चलती है तब ये दोनों मैकेनिकल मोड में चले जाते हैं। बस स्ट्रेस, फाइल, डॉक्टर, उतना ही उनका शेड्यूल रहता है, इमोशंस कहीं बचते ही नहीं। ये इमोशंस फ्रेश रखने के लिए दोनों के रिलेशंस पे काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार अभी प्रेगनेंसी रह गई है ये सब करने के बाद, तो फिर उसको मेंटेन करने के लिए भी फिर से हस्बैंड का बार बार एवरी मोमेंट को सपोर्ट वाइफ को होना आवश्यक है। और जैसे सर ने बोला डिलीवरी होने के बाद 5 साल तक गर्भ संस्कार तो होते ही रहते हैं और आगे भी बच्चे देखते रहते हैं कि इनके रिलेशन कैसे है, नहीं तो ये एक को एक बताते हैं और दूसरे से दूसरा काम करवाते हैं। इतने तो होशियार बच्चे भी होते हैं कि किसको क्या बताना, तो ये जो वीक पॉइंट बन जाता है फिर बच्चों के सामने। तो ये सबके लिए हस्बैंड वाइफ के रिलेशन इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ी कुछ प्रैक्टिकल टिप बताती हूँ सिर्फ हस्बैंड के लिए कि उन्होंने अभी इसमें क्या करना चाहिए। ये तो है सुनना वगैरह, लेकिन प्रेगवेदा में जो हमने दिया है कि दोनों एक साथ सब काम करें। हम बोलते हैं कि आप आपका खाने का, आपका सोने का, आपका एक्सरसाइज का, मेडिटेशन का एक समय रखो कि दोनों एक साथ ही करेंगे, क्योंकि दोनों का गोल सेम है। गोल सेम है तो दोनों का ट्रैक भी पैरेलल जाना चाहिए, दोनों ने एक साथ सब काम करना चाहिए। अभी वुमन भी वर्किंग होती है, उसको घर का स्ट्रेस है, बाहर का स्ट्रेस है और प्रेगनेंसी का एक एक्स्ट्रा काम आया है उसको। तो अगर हस्बैंड को आदत है घर में काम करने की, वो ज़रूर करे। अगर उसको कुकिंग या ये बाकी चीज़ें नहीं आती है तो उसने क्या करना, तो एक पहला काम है सुवर्ण सिद्ध जल बनाना। ये जो एक्टिविटी है हमारे एक्टिविटी सेक्शन में कि पानी बॉईल करो, उसमें गोल्ड डालो, वो ठंडा होने के बाद स्टील के या कांच की बोतल में भर के रखो, ये एक्स्ट्रा काम है। ये अभी तक ये वाइफ नहीं कर रही थी, इसको खाना बनाना सर्व करना इतना पता था, लेकिन ये रोज का खुद के लिए पानी बॉईल करके रखना ये काम उसके लिए बहुत बोरिंग होता है। वो 4 दिन हमने बताया इसलिए करती है, बाद में छोड़ देती है। तो हस्बैंड ने ये काम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करना है कि नहीं, सुवर्ण प्राशन जल उसका इम्पोर्टेंस सब एक्टिविटी में आप सुन लो, ये पिलाना मेरी वाइफ के लिए मेरा काम है। तो ऐसे जब जिम्मेदारी लेना एक एक शुरू करेंगे हस्बैंड, तो अपने आप उनके प्रति वाइफ का जो है रिस्पेक्ट और बढ़ता जाएगा। दूसरा है आकाश दर्शन, ये भी एक एक्टिविटी है। ये दोनों को रिलैक्स करने के लिए, दिन भर कुछ झगड़ा हो गया है, ठीक है होता रहता है एक घर है तो, लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ टेरेस पे जाके बैठेंगे, आराम चेयर जिसको बोलते हैं वहाँ पे मस्त बैठेंगे और आकाश को, स्काई दर्शन, जिसको इंडियन स्काई मैप भी आपको यूजफुल होगा बताने के लिए। तो आकाश का दर्शन करना है कि कितना विशाल आकाश है, उसके सामने हम कितने छोटे हैं, हमारे प्रॉब्लम्स कितने छोटे हैं, हमारे झगड़े कितने छोटे हैं। तो जब ऐसी विशालता देखेंगे हस्बैंड वाइफ, ये भी एक्टिविटी वाइफ ने ये जो एक्टिविटीज है 40 एक्टिविटीज ऑलरेडी प्रेगवेदा में है, लेकिन इसमें से कुछ एक्टिविटीज में हस्बैंड का सपोर्ट कंपलसरी है। उसका ये है आकाश दर्शन, वो अकेली जाके बैठेगी नहीं टेरेस पे अंधेरे में, उसके साथ हस्बैंड होना आवश्यक है और वो बताएगा समझाएगा। नहीं उसको पता तो आप इंडियन स्काई मैप का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद गर्भ संवाद, ये भी चीज़ें हम पेशेंट को जब बोलते हैं कि आप कर रहे हो कि नहीं, तो बोलते हैं मैं तो करती हूँ लेकिन इनको टाइम ही नहीं मिलता। तो गर्भ संवाद दोनों को करना है, क्योंकि उसको जैसे मदर की आवाज़ पता होनी चाहिए वैसी फादर की आवाज़ भी बच्चा पहचानता है। आप ऑफिस से आने के बाद उसको आप हाय हेलो जब करते हो तो बच्चा समझता है
तो इसलिए गर्भ संवाद में दोनों का स्पर्श और दोनों की आवाज बच्चा सुनने वाला है, तो वो भी आपको कंपलसरी करना है। सेमिनार सेक्शन सुनना, अगर वाइफ को सुनने को बोर हो रहा है, उसको टाइम नहीं है, तो आप ही सुनो, उसके कुछ यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैडम ने बताया, तो ये आप उनको बार बार रिमाइंड देते रहो। जिनको श्लोक और स्तोत्र में इंटरेस्ट है कि वाइफ को नहीं आते इतने स्तोत्र लेकिन मुझे आते हैं, तो वो भी उसका उपयोग कर सकते कि एटलीस्ट गर्भवती ने ही बोलना है, एक्सक्यूज नहीं है यहाँ पे, लेकिन हस्बैंड बोले तो भी चलेगा। बीच में फादर्स डे था और इंटरनेशनल म्यूजिक डे था जून में, तब हम लोगों ने फादर की आवाज़ में ललबाय, इसका इम्पोर्टेंस की एक पोस्ट डाली थी, आप लोगों ने वो गाना सुना होगा, तो फादर भी ललबाय गा सकते हैं। उसके बाद सूर्य दर्शन की एक एक्टिविटी है कि गर्भवती स्त्री को सूर्य को जल अर्पण करना है, लेकिन उस समय दोनों का गर्भ है, दोनों एक साथ जीव बढ़ा रहे हो, तो हस्बैंड क्या करेगा वहाँ पे सूर्य नमस्कार, जिसको योगासन में हम 10 स्टेप वाला नमस्कार होता है, वैसे स्टेप्स डाल के सूर्य नमस्कार हस्बैंड डालेगा, और वाइफ सूर्य नमस्कार नहीं कर सकती, उसने सिर्फ जल अर्पण करना है। तो ये भी एक्टिविटी दोनों ने मिलके करनी है। ब्रेन एक्टिविटीज, पजल, ये भी एक ऐसी बात है कि जिसमें थोड़े कभी कभी घर के और सब काम करके बच्चों की स्टडीज लेने के बाद एक वाइफ जो प्रेग्नेंट है अभी सेकंड टाइम, तो वो बोर हो जाती है, अब फिर से कहाँ वो मैथमेटिक्स, बच्चे का आप भी पढ़ाई लिया है, वो कौन देखेगा, तो ये टाइम पे भी उसको प्रमोट करना, वो मेंटल जो एक्टिविटी है, पजल्स है, आ रहे हैं उसको तो बताना नहीं तो कुछ हिंट देना, ये सब काम हस्बैंड का है। उसके बाद सॉर्टिंग, हमने सॉर्टिंग करना एक एक्टिविटी रखी है। सॉर्टिंग यानी हम हमारे वर्कशॉप में कैसे करते हैं, 3-4 कलर्स के जो मोती है एक साथ डाल देते हैं और आपको बोलते हैं कि अलग अलग करो, ये आर्टिफिशियल हो गया। इसका प्रैक्टिकल और नेचुरल है, आप आपके घर में जो भी ड्रॉवर्स है या पेपर जो फाइलिंग करते हैं कि इसके आधार कार्ड, ये पासपोर्ट, ये इसका बिल, ये उसका बिल, ये सॉर्टिंग करने का काम दोनों आराम से बैठकर एंजॉय करेगी। वाइफ बैठेगी शांति से, वो सॉर्टिंग करने का काम करेगी और हस्बैंड उसके लिए जो भी कुछ इधर से उधर लाना है वो उधर रखना है, ये हेल्प हस्बैंड करेगा। इससे क्या होगा, आपके घर की साफ सफाई होगी, वो तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, लेकिन सॉर्टिंग में भी हमने बोला है कि कॉन्सेंट्रेशन से ब्रेन को विश्लेषण करने की आदत होती है कि ये मैं अभी ऑफिस में आया हूँ, अभी मैं ऑफिस के बारे में सोचूंगा, घर में है घर के बारे में, तो ये जो ब्रेन को हमारे मैसेज जाते हैं कि यहाँ पे यही काम करना है, तो ये सॉर्टिंग का ब्रेन एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी दोनों मिलके करेंगे, रिलैक्स होके करेंगे, तो गर्भ का ब्रेन डेवलपमेंट होगा ही, प्लस आपका घर भी साफ हो जाएगा, वो क्लीन हो जाएगा, सिस्टमेटिकनेस आ जाएगा और वो ही गुण बच्चे में भी आ जाएगा। तो सॉर्टिंग जो एक्सरसाइज है उसमें भी हस्बैंड का रोल है। मेडिसिन का रिमाइंडर, ये भी बड़ा बोर काम होता है मेडिसिन लेना। फिर और एक है, हम बार बार बोलते हैं सूप पियो, सैलेड खाओ, ये करो, ड्राई फ्रूट्स खाओ, तो ये सब एक्स्ट्रा काम हो गए, अभी तक वो नहीं करती थी, तो वो ड्राई फ्रूट्स अगर सोक करना है, सूप के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स, तो ये किचन में जब वो काम कर रही है उसके साथ बैठ के अगर हस्बैंड ये भी सब काम करेगा, क्योंकि जैसे आपको कल ऑफिस है वैसे उसको भी कल ऑफिस है, बच्चे का भी ख्याल रखना है, घर के बड़े हैं तो उसको भी बहुत सारी जिम्मेदारी है, ये सब एक्स्ट्रा काम प्रेगनेंसी के है, तो एक्स्ट्रा काम में हस्बैंड उसे इस तरह से हेल्प कर सकते हैं। और एक है लेटर राइटिंग, कि दोनों मिलके गर्भ को लेटर लिखने वाले हैं, तो ये भी एक्टिविटी है, इसके लिए भी हस्बैंड की आवश्यकता है। तो ये मैंने प्रेगवेदा में अभी तक प्रेग्नेंट लेडी को हम जो बता रहे उसमें हस्बैंड क्या हेल्प कर सकेगा, तो इतना मैंने बताया। और प्री प्रेगनेंसी में भी उनका बॉन्डिंग अच्छा होने के लिए उन्होंने क्या क्या करना चाहिए ये भी हमने देखा है। अभी हम शिफ्ट हो जाएंगे फिर से, अभी वुमन का रोल शुरू हो गया, तो सर आप हमें बताएं कि अभी उसमें क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए। एक्चुअली पहले मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि प्रेगवेदा ने इतना डिटेल में जाके अपने पुराने शास्त्रों का और सबका अध्ययन करके और उसको मॉडर्नाइज करके जो जो पॉइंट्स निकाले हैं बहुत ही सुपर्ब है। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट कहना चाहूँगा कि हस्बैंड्स जितना इसमें से कर सकें शांति से अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ में स्ट्रेस नहीं लेना है, सब काम करते हुए खुश रहना सबसे ज़रूरी है। Don't do something to be happy, happily do everything. What is possible? और what is possible से शुरू करो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, जितना जितना हो सकता है सिंपल सिंपल काम, जैसे माता जी ने
8-10 काम बताए हैं, जो सूटेबल हो, पॉसिबल हो, वो करो। आपस में हस्बैंड वाइफ में लव रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो बहुत ही सुंदर पॉइंट्स आपने बनाए हैं अपने विमेन के थॉट प्रोसेस पे। आप चालू करें पहला पॉइंट। हाँ हाँ, शुरू करेंगे सर। एक्चुअली जो विमेन सोचती है वो उसका असर अपने चारों तरफ सब जगह पे डालती है। ऐसा नहीं है कि विमेन का जो असर है वो सिर्फ बच्चे पे आएगा। विमेन का थॉट का असर उसके आजू बाजू रहने वाले सभी लोगों पे आएगा। शी इज द एनर्जी ऑफ द हाउस। भगवान ने जो पढ़ने लिखने का क्षेत्र है वो सरस्वती जी को दिया है, पैसे का क्षेत्र लक्ष्मी को दिया है, और पावर का जो क्षेत्र है वो शक्ति को दिया है, दुर्गा जी को दिया है। तो जो फीमेल्स है दे आर होल्डिंग ऑल इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स। वैसे घर का सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो है किचन, वो विमेन के अधीन होता है। बच्चों को बड़ा करना, संस्कार देना विमेन के अधीन है। तो विमेन का जो असर है वो उसके हस्बैंड पे भी काफी होता है, बच्चे पे तो होना ही होना है। तो विमेन को क्या क्या चीजें करनी चाहिए ताकि उसका हस्बैंड ऑटोमेटिकली उसके लिए फेवरेबल हो जाए, उसके सीक्रेट्स। तो वो सीक्रेट का नंबर 1 सीक्रेट है विमेन को बिलीव करने का हस्बैंड कि वो कुछ लायक है और कुछ कर सकता है। इससे हस्बैंड का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो हस्बैंड कोई भी चीज अगर विमेन को बोलता है कि भाई मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो उसको ज्यादा क्रिटिसाइज या क्रिटिकल होने के बजाय या डाउटफुल होने के बजाय, हाँ तुमने सोचा तो तुम कर सकते हो, मेरे को कुछ क्वेश्चन है तो मैं पूछूंगी, लेकिन नॉट एज ए चैलेंज, एज ए आस्किंग क्वेश्चन। अरे असं कसं, तसं कसं, व्हाट कैन आई डू, हाउ कैन यू डू दिस, व्हाट कैन आई डू टू हेल्प यू, बट आई थिंक इफ यू हैव डिसाइडेड यू कैन डू इट। तो वाइफ का काम है हस्बैंड को एनकरेज करना। ये पहला काम। अगर वाइफ बिलीव करती है हस्बैंड की कैपेबिलिटी में, तो हस्बैंड कुछ भी कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट हस्बैंड को जज करने के बजाय, क्रिटिसाइज करने के बजाय, उसको एनकरेज करना है, सुनना है, समझना है। और जैसे हस्बैंड को बोला था कि उसको सजेशन नहीं देना है, वाइफ को भी तब तक सजेशन नहीं देने का जब तक हस्बैंड मांगे नहीं। तो गिव हिम सजेशन टिल ही आस्क्स। तो आपके सजेशन का वैल्यू भी रहेगा। एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि हस्बैंड का सबसे ज्यादा चिढ़ने का कारण ये होता है कि वाइफ आधा सुनती है या थोड़ा सुनती है, उसके बाद में सजेशन देती है। जब तक हस्बैंड मांगे नहीं तब तक सजेशन देने का नहीं। हाँ हूँ करने का बराबर है, एनकरेज करने का, मांगे तो सजेशन देने का। तो क्या स्ट्रेस अवॉइड हो जाए। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सुनने का, समझने का, मांगे तो सजेशन देने का, नहीं तो उसमें बिलीव करने का। फिर वो जाने, उसका काम जाने, करेगा वो। जस्ट यू बिलीव इन हिम, ही विल विन द वर्ल्ड फॉर यू एंड योर चिल्ड्रन। सर ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया है कि वो बोल रही है कि सुनते हैं लेकिन हाँ। समझते नहीं है कौन? हस्बैंड। अभी बोला ना मैंने, समझना हाँ तो उसका आंसर आ गया। और सजेशन नहीं देना है हस्बैंड को, सोल्यूशन नहीं देना है। विमेन इज केपेबल ऑफ टेकिंग आउट अ सोल्यूशन। अरे वो सरस्वती है खुद, इतना नॉलेज है उसको, वो खाली शेयर कर रही है अपना पॉइंट, उसको सोल्यूशन नहीं चाहिए। और हस्बैंड को भी मांगे तो सोल्यूशन देने। तो ये सबसे पहला काम तो जो है ना घर में, एक दूसरे को सोल्यूशन देना बंद करो। सबको सब मालूम है और जिसको जो जमता है वही करने वाला है। उसको खाली वैलिडेट करने वाला कोई पर्सन मिल गया ना तो बहुत हो गया। ये दुनिया में सब लोग है ना फ्री सोल्यूशन वाले ऑफिस खोल के बैठे हैं। फ्री सोल्यूशन हर कोई, हर सेकंड पर्सन इस दुनिया में ये सोचता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, सजेशन दे सकता। हस्बैंड और वाइफ को आपस में ये बात करने का, तू बुद्धिमान है, तू कर सकता है, मेरे को तेरे पे विश्वास है। शायद ये सुन के तो शादी किया होगा पहली बार, और शादी के बाद में तुमने भी सजेशन देना चालू कर दिया, तो ये अच्छा नहीं लगता। हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट करने का, मांगे तो सजेशन देने का, बिना मांगे नहीं देने। ठीक है ये माता जी? हाँ हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट। एक पॉइंट मैंने अपने किताब में लिखा है कि शक्ति के बिना तो शिवा को भी लॉस्ट लगता है। तो एवरी हस्बैंड वांट्स द वाइफ टू बिलीव इन हिम कि मैं कर सकता हूँ। तुम खाली इतना बोलो कि मैं कर सकता हूँ, फिर मैं करूंगा ना काम जो भी तुम्हारे को लगे। सेकेंड पॉइंट है वाइफ को हस्बैंड के काम में थोड़ा इंटरेस्ट लेने का। कभी कभी हस्बैंड भी कोई चीज आके इंटरेस्ट से बताते हैं वाइफ को कि मैंने ये किया, वो किया, R&D किया, तो वाइफ को उसको डिस्करेज नहीं करने का, उसके काम में थोड़ा इंटरेस्ट लेने का, तो अपना काम और अच्छे से करेगा।
कर ही रहा है वो, लेकिन वो कभी कभी तो शेयर कर रहा है ना, तब अगर आपने नहीं सुना तो दूसरी बार वो शेयर भी नहीं करेगा। तो बेटर है कि उसके काम में थोड़ा सा इंटरेस्ट लो, तो वो अपने काम की जिम्मेदारी ज्यादा ले। तो ये वाइफ का थोड़ा काम है कि अपने हस्बैंड के काम में थोड़ा इंटरेस्ट लेवे कि हाँ ये काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, मांगे तो सजेशन दे रहे हैं। अब जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ना, वो बहुत ही ऐसा बोलूंगा क्रक्स है पूरा इंडियन स्क्रिप्चर्स रोल ऑफ वाइफ का। उसका शॉर्ट फॉर्म है हॉल्ट, HALT। H का मतलब है व्हेन द हस्बैंड इज हंग्री, A का मतलब है व्हेन द हस्बैंड इज एंग्री, L का मतलब है व्हेन द हस्बैंड इज फीलिंग लोनली, एंड T का मतलब है व्हेन द हस्बैंड इज फीलिंग टायर्ड। हॉल्ट, HALT। वाइफ के लिए ये रेड सिग्नल होना चाहिए, कुछ बोलने का नहीं वो टाइम पे हस्बैंड को, जब वो हंग्री है, एंग्री है, लोनली है या टायर्ड। सजेशन तो देने का ही नहीं, सब रिवर्स हो जाएगा। वाइफ को क्या करने का वो टाइम पे? हॉल्ट। हॉल्ट मतलब रुक जाने का। सब कुछ, पूरी दुनिया रुक गई है, तुम बोलो तुमको जो बोलना है वो, नहीं तो तुमको आराम करना है तो आराम करो, तुमको चाय बना के चाहिए मैं चाय देती हूँ। बस हस्बैंड को वो टाइम पे अकेला छोड़ देने का, चाहिए तो टीवी के साथ छोड़ दो, घुमाने दो चैनल, देखने दो कुछ भी, आधे घंटे में आएगा आपके पास रिलीफ होके। हस्बैंड का स्ट्रेस रिलीफ है फ्री टाइम। डोंट बॉदर हिज माइंड व्हेन ही इज हैविंग दिस 4 प्रॉब्लम्स। ही इज हंग्री, एंग्री, लोनली और टायर्ड। हंग्री है, खाना दे दो। एंग्री है, आप चुप रहो, उसका बाप निकलने दो। लोनली है, थोड़ा उसका सुन लो। टायर्ड है, उसको रेस्ट करने दो। कभी भी हॉल्ट मतलब हॉल्ट, रेड सिग्नल है, गाड़ी रुकना चाहिए, इतना आपने कर दिया ना, हस्बैंड आपका फैन है। अगर हॉल्ट करने के समय पे, रेड सिग्नल के समय पे आप गाड़ी आगे बढ़ा देंगे, शेयर करने लगेंगे, तो ना तो वो सुन पाएगा और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे आपने बताया ना कि ऑफिस से हस्बैंड आता है, टायर्ड होता है, सब होता है, सुनने का मूड नहीं है, आधे घंटे उसको रेस्ट करने दो, वापस सुनाओ जो सुनाने। बट व्हेन दिस 4 थिंग्स आर देयर, डू नॉट टेक द कार अहेड, डू नॉट गो अहेड। ये रेड सिग्नल होना चाहिए। विमेन, इंटेलिजेंट विमेन, यानी उसको ये हॉल्ट का सिग्नल समझना चाहिए। वेयर शी हैज टू हॉल्ट, वेयर शी हैज टू गो। हॉल्ट कहाँ करने का? हंग्री, एंग्री, लोनली, टायर्ड हस्बैंड है तो हॉल्ट करो, और उसके बाद में फिर गो हुआ तो जो बोलना है बोलो। फिर हस्बैंड भी उस मूड में रहेगा कि वो बराबर जो चीज है वो आपका सुनेगा, समझेगा, वो आपको वैल्यू करेगा, लव करेगा। ये ऑटोमेटिक है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को समझना है। हस्बैंड को लिसनिंग सीखना है और वाइफ को हॉल्ट सीखना है। अगर वाइफ ने हॉल्ट सीख लिया ना, तो ऑलमोस्ट सारे काम उसने सिद्ध कर लिए, अपने हस्बैंड को जीत लिया। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? क्वेश्चन नहीं सर, क्वेश्चन नहीं है। हस्बैंड हंग्री है, खाना खिला दो। एंग्री है, बाप निकलने दो, सुन लो, शांत हो जाओ, बोलो मत, बोलो नहीं तो कुछ मत बोलो, खाली सुन लो, हाँ हूँ करूँगा। लोनली है, थोड़ा उसको कंपनी दे दो, और टायर्ड है, उसको रेस्ट करने दो। अगर ये हॉल्ट वाइफ ने समझ लिया ना, तो उसका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उसको एक बार स्पेस मिल गई कि जो गुस्सा जो है सब निकल जाएगा, फिर से वो नॉर्मल आ जाएगी। वाइफ का स्पेस जो है, वाइफ का स्ट्रेस रिलीव होता है जब वो बात करती है। हस्बैंड का स्ट्रेस रिलीव होता है जब वाइफ हॉल्ट समझती है, रुक जाती है। रुक जाती है। हॉल्ट, डोंट गो अहेड व्हेन सिग्नल इज रेड। इतना वाइफ को समझ है, तो उसके लिए भी शांति है, हस्बैंड के लिए भी शांति है। और हस्बैंड डेफिनेटली आधे घंटे में आएगा, उसको स्पेस दे दिया ना, उसका आधे घंटे में उसका स्ट्रेस रिलीव करके वो आएगा, आपको बहुत अप्रिशिएट करेगा, आई लव यू भी बोलेगा, सब केयर करेगा। तो हस्बैंड को उसका स्पेस दे। जरूरी है थोड़ा सा, क्या है ना, एनवायरनमेंट बदलता है ना, बाहर से आते हैं तब, काम करके आते हैं तब, तो थोड़ा सा हस्बैंड को टाइम लगता है, आधे घंटे का एक टाइम लगता है, ताकि वो वापस अपने नॉर्मल घर वाले मूड में आ सके, लविंग हस्बैंड के, रिस्पेक्टफुल हस्बैंड के मूड में आ सके। वो टाइम पे हस्बैंड को थोड़ा सा स्पेस का जरूरत है, तो वाइफ को पेशेंस रखने की। तो सबसे समझदार वाइफ जो होती है वो हमेशा हॉल्ट करती है। दे वेट फॉर द हस्बैंड टू ब्लो अप द स्टीम, टू कम इन द नॉर्मल मूड आफ्टर दे कम फ्रॉम वर्क। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है। मैंने तो कई कपल्स जो डिवोर्स के लेवल तक पहुंच गए थे, उनका सोल्यूशन
जो है वापस वो लोग अच्छे से रहने लगे हैं, सिर्फ हॉल्ट के बेसिस पे होते हुए देखा है। सिर्फ उनको ये एक कंसेप्ट सिखा दिया, वो लोग ये करते हैं ना, हस्बैंड वाइफ का सुनता है और वाइफ जो है वो हस्बैंड के लिए हॉल्ट करती है, बस हो गया, दोनों का रिलेशनशिप मस्त अच्छा हो जाता है। एंड दैट हैज अ नाइस इम्पैक्ट ऑन द फैमिली, चिल्ड्रन, एवरीवन। ठीक है, कितने पॉइंट्स है हमने अभी तक? 3। 3 हो गए। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा था? हॉल्ट। और पहला पॉइंट था वाइफ को बिलीव होना चाहिए। हस्बैंड को हमेशा है ना चैलेंज नहीं करेगा, तू कर सकता है नहीं कर सकता, कर सकता है नहीं कर सकता। हो सकता है कि आपके चैलेंज करने के कारण हस्बैंड सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन आपको प्यार नहीं करे, ऐसा हो सकता है। आई एम टेलिंग यू फैक्ट। आपके कारण हस्बैंड सक्सेसफुल बना, पर वो प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि आपने चैलेंज किया तो उसने बताया देख मैं राइट था, लेकिन प्रेम नहीं आया। प्रेम कब आएगा? व्हेन यू से आई बिलीव इन यू, यू आर सेइंग ना यू विल डू। पूरी दुनिया अलग खड़ी रहेगी तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। हस्बैंड को एक सपोर्ट की जरूरत है, और वाइफ उसका सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए। उसको इंटरेस्ट दिखाने का हस्बैंड के काम में, तो बोलने का हाँ तुम कर सकते हो और कर रहे हो, और होल्ड कर, इतना वाइफ का ड्यूटी। तो हस्बैंड पूरी तरह से सपोर्ट करेगा, सब कुछ करेगा, 10 बार आई लव यू बोलेगा, ऑफिस में फोन करके भी बोलेगा, टाइम नहीं होगा तो भी टाइम निकाल के बोलेगा। वाइफ शुड बी स्मार्ट टू गेट द हस्बैंड टू डू व्हाट शी वांट्स। हाँ, एक वाइफ थी, वो अपने मैरिज काउंसलर के पास गई और बोली मेरे को हस्बैंड को डिवोर्स देने का, लेकिन मैं उसको हर्ट करके फिर डिवोर्स देना चाहता। तो मैरिज काउंसलर ने बोला लेकिन अभी तो तुम्हारा रिलेशन अच्छा नहीं है, तो तुमने डिवोर्स दिया तो हस्बैंड तो खुश हो जाएगा। तो वाइफ बोली नहीं नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि उसको हर्ट करूँ फिर डिवोर्स। तो फिर काउंसलर ने बोला एक काम करो, फिर उसको रोज अप्रिशिएट करो, उसके काम को सपोर्ट करो, अच्छा अच्छा बोलो, तो वो तुमको प्रेम करने लगेगा। फिर उसको डिवोर्स हो तो उसको हर्ट होएगा। वाइफ ने बोला ठीक है मैं ऐसा करती हूँ। 6 महीने तक उसने ऐसा किया। 6 महीने के बाद वो आई काउंसलर के पास और बोली अभी एक और प्रॉब्लम। काउंसलर बोला क्या? बोले नाउ आई डोंट वांट टू गिव डिवोर्स, क्योंकि वो इतना लविंग हो गया है, इतना केयरिंग हो गया है, अभी डिवोर्स क्या करूं? तो पॉइंट यही है कि भाई शुरुआत वाइफ को करने की, क्योंकि वाइफ में पावर है। सती के बिना तो शिव भी लॉस्ट है। और जब लक्ष्मी नाराज होके आ गई थी माँ लक्ष्मी के रूप में इधर कोल्हापुर में, तो जो विष्णु है वो आए थे वेंकटेश के रूप में उनको ढूंढते हुए, और उधर साउथ में वेंकटेश में रहे थे। तो अभी भी वेंकटेश से लेके इधर माँ लक्ष्मी कोल्हापुर तक ट्रेन चलती है कि भाई वेंकटेश के दर्शन के बाद जरा इनका दर्शन भी कर लो माँ लक्ष्मी का, क्योंकि माँ लक्ष्मी और वेंकटेश जो है वो तो कपल है। भले थोड़ा सा आपस में मनमुटाव हो गया, थोड़ा अलग है, लेकिन देखो मनाने आए फिर अपनी वाइफ को वेंकटेश के रूप में, और फिर धूमधाम से शादी भी करते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। और हस्बैंड जो है वो वाइफ के सपोर्ट के बिना खुद पे भी विश्वास नहीं कर सकता, तो हस्बैंड को तो वाइफ का सपोर्ट लगता ही है। इसके लिए वाइफ को अगर अपने हस्बैंड को, फैमिली को सक्सेसफुल बनाना है, तो वाइफ को ये चीजें करनी चाहिए, होल्ड करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए, इंटरेस्ट लेना चाहिए। इनफैक्ट वाइफ जो है वो हस्बैंड को वर्क लाइफ बैलेंस में भी मदद करेगी। वाइफ हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए कि उसको एक प्रोसीजर बोलते हैं कि हस्बैंड जब घर पे आएगा ना शाम को, तो उसको वेलकम करने का स्माइल के साथ, टेंशन के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ, आज दिन में क्या क्या लपटे हुए उसके साथ नहीं, आज बच्चों ने क्या क्या बदमाशी की उसके साथ नहीं, बच्चे को जो दिन भर बोला होगा कि भाई शाम को आने दे पिताजी को बताती हूँ, वो सब काम नहीं। पिताजी आएंगे तो माँ बच्चे सबको इतना अच्छे से पिताजी को वेलकम करने का कि पिताजी जल्दी में जल्दी ऑफिस छूटने के बाद सीधा ये सोचे कि सीधा घर पे जाओ, नो टाइम पास, नो फ्रेंड्स, नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, नो टाइम पास, सीधा घर, क्योंकि घर में वेलकम होने वाला है। तो वेलकम होम प्रोसीजर अगर वाइफ ने शुरू कर दिया, खुद का स्माइल और बच्चों का वेलकम टू द फादर, वो फादर कहीं दुनिया में जाने वाला नहीं है, वो जल्दी में जल्दी ऑफिस से छूटते ही सीधा घर आएगा और घर वालों को पूरा 100% जैसा जो सपोर्ट होगा वो करने का। लेकिन उसके लिए वाइफ हैज टू बी इंटेलिजेंट। वाइफ शुड नो हाउ टू सपोर्ट द हस्बैंड। द हाउस शुड नॉट बिकम ए कंप्लेन हाउस कि भाई तू आ, बहुत कंप्लेन रखी है मैंने तेरे लिए, अरे दिन भर का प्रॉब्लम लेके आया है, अभी उसको कंप्लेंट मिलेगा घर में तो घर पे क्यों आएगा, इधर उधर जाके थोड़ा ड्रिंक विंक करके टाइम पास करके आएगा। और वहीं पे वाइफ अगर स्माइलिंगली वेलकम करते तो सीधा घर आए। तो इंटेलिजेंट वाइफ वो होती है जो ये इंश्योर करती है कि हस्बैंड डायरेक्टली घर आवे, बच्चे हस्बैंड को अच्छे से वेलकम करें,
उसको एक आधा घंटा टाइम पास करने देवे, थोड़ा वाप निकलने देवे, उसका मूड आ जावे तब तक हॉल्ट करने का, और फिर प्रॉब्लम है तो फिर उसका डिस्कस करो, देन ही इज रेडी टू सॉल्व अगेन, ही इज रेडी टू डाई फॉर यू, प्रोवाइडेड यू गिव हिम द स्पेस। ये हस्बैंड मैनेजमेंट सीखने का वाइफ को। हाँ, वाइफ इसका को मैं एक एग्जाम्पल देखा है मैंने। 85 टू 90 एज के एक दादी हाँ थे। हाँ हाँ तो उनका लास्ट में वो यानी दिन भर उनको क्या कपड़े पहनना, एकदम लास्ट मोमेंट पे उनको तो सिर्फ एक गाउन पहनते थे वो दिन भर। लेकिन अच्छा उनकी आदत ऐसी थी कि उनके हस्बैंड जो थे डॉक्टर थे। तो ओके पूरे जीवन भर उनको जो था कि हस्बैंड डॉक्टर 6 बजे क्लिनिक से आ जाते थे, वो दिन भर का हाँ क्लिनिक रहता था। 6 बजे आने के पहले 5 बजे अपने बालों को संवारना, ओह फ्रेश होना और पाउडर लगाना। तो ये ओके आदत उनको इतने साल से जो थी, तो एट द एज ऑफ 89 जब वो हाँ बेड पे सोते थे कि अभी कुछ सूझ नहीं दिन रात, लेकिन वो टाइम पे वो बराबर उठते थे, पाउडर हाँ लगा के। भी बोली उनकी पाउडर अब कौन देखने वाला है, लेकिन ये जिंदगी भर की आदत कि हस्बैंड आने के टाइम पे पत्नी ने तैयार रहना चाहिए। तो ये कंप्लेंट तो मुझे एक बार हम इनफर्टिलिटी के पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे तभी भी बताया था एक हस्बैंड ने। हाँ मैं आता हूँ तो ये घर में ऐसी ही रहती है, क्योंकि आजकल फैशन ऐसी है कि हम बाहर कहीं जाते हैं तो तैयार होके जाते हैं, और घर में क्या, घर में ही रहना है। तो ये हाँ कंप्लेंट भी वो पेशेंट ने की थी, तब मुझे स्ट्राइक हुआ कि अरे वो जो दादी को मैंने देखा था, तो मैं बोलती थी आपको भी पाउडर लगाने की क्या आवश्यकता है, लेकिन वो आदत पड़ गई उनको इतने साल से कि 5 बज गए कि इधर उनका फ्रेश होना शुरू। हस्बैंड जाके कितने साल हो गए तो भी उनके जाने का समय आ गया, तब तक वो उनकी आदत उनमें पक्की हो गई थी। very important habit. See, I'll tell you one secret of the husbands. The husbands feel very proud to show their wife that she is so beautiful and caring for me. उससे उसकी इज्जत बढ़ती है। तो समाज में सब लोगों के सामने ये कहते हैं देखो मेरी वाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, कितना केयरिंग है, मेरा कितना ध्यान रखती है, और हस्बैंड फील्स प्राउड टू टॉक अबाउट एंड शो द नेचर ऑफ हिज वाइफ। तो अगर वाइफ रियली केयरिंग है हस्बैंड के लिए तो उसको बहुत फर्क पड़ता है, उसके कॉन्फिडेंस में बहुत फर्क पड़ता है। ये सुदामा और कृष्ण की स्टोरी सबने सुनी होगी कि सुदामा कृष्ण के पास गए थे वाइफ के इंसिस्टेंस पे, और कृष्ण ने उनका महल बनवाया। माता जी सुनिए ये स्टोरी ना सबने, हाँ सॉरी। कृष्ण सुदामा की। हाँ सुदामा गए थे कृष्ण के पास, हाँ फिर हाँ। कृष्ण ने उनका पीछे से महल बनवा दिया था। हम्म। हाँ, लेकिन एक बात नहीं सुनी होगी कि महल बनवा के भगवान कृष्ण ने नारद मुनि को बोला था जाओ सुदामा की वाइफ को XYZ इंस्ट्रक्शन दे के आओ। ये सुना है आपने? नहीं। क्या इंस्ट्रक्शन दिया था मालूम है? नारद मुनि ने बोला था आपके हस्बैंड आने वाले हैं, यू शुड गेट रेडी वेरी नाइसली, यू शुड वेयर गुड क्लोथ्स, यू शुड डू फुल बालों को संवारना, मेकअप, and get the children ready to welcome Sudama. Sudama will be very happy to see that the family is in this good condition. तो ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन कृष्णा की तरफ से महल और सब बनवाया था, लेकिन सुदामा की वाइफ और बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन नारद मुनि के थ्रू भेजा। दिस इज सो इम्पोर्टेंट रिचुअल विच इज गिवन इन आवर शास्त्र टू वेलकम द हस्बैंड हो। ये बराबर शास्त्रिक काम है जो आपने बताया ना अभी वाइफ का। इंटेलिजेंट वाइफ थी, उसको हमेशा एक आदत थी कि भाई कॉफी की बोतल है ना, वो खोलने के लिए कोई भी आता था ना घर में तो उनको बोलते अरे बैठो बैठो कॉफी पी के जाओ, और वो कॉफी की बोतल जो थी ना वो हस्बैंड के पास लेके आते, अरे खुलता नहीं है डब्बा, मेरे से खोल के दो। तो एक बार एक पड़ोसी का ऐसा मन हो गया कि भाई वो ऐसा ढक्कन वाला देने का डब्बा जिसपे कॉफी रख सके और ढक्कन आराम से खुले, तो एक वैसा अच्छा इजी ओपनेबल बॉक्स रखे दिया कॉफी का लेडी को। और फिर एक दिन गए उसके यहाँ पे कॉफी पीने, तो वो लेडी वापस वो डब्बा लेके अपने हस्बैंड के पास आई, बोले कि अरे डब्बा खुलता नहीं है, जरा खोल के दो। हस्बैंड ने बोला क्या रे इतना इजी है, और खोल के दिया। फिर वो बाद में पड़ोसी जो लेडी थी उससे पूछा वो वुमेन को कि अरे ये तो इजीली ओपनेबल बॉक्स है या डब्बा है, तो आप हस्बैंड के पास क्यों जाते हैं ऑफिस से खुलवाने के लिए? तो लेडी बोली नहीं नहीं मैं खोल सकती हूँ, हस्बैंड को अच्छा लगता है कि कुछ कर सकता है जो मैं नहीं कर सकती। तो वाइफ शुड ऑलवेज गिव द हस्बैंड द प्रेफरेंस एंड द अपॉर्चुनिटी, डू दिस फॉर मी एंड डू दैट फॉर मी। हस्बैंड को अच्छा लगता है।
तो थोड़ा सा ईगो मैनेजमेंट वाइफ अगर सीख लेवे, हस्बैंड मैनेजमेंट सीख लेवे, दोनों का लाइफ बहुत अच्छा जाएगा। तो शी शुड मैनेज द, एक्चुअली वाइफ इज द मैनेजर, हस्बैंड इज द वर्कर। हस्बैंड बोले वैसा काम करेगा, लेकिन उसको थोड़ा इज्जत से बोलने का, दैट्स ऑल। ये वाइफ को हस्बैंड मैनेजमेंट सीखना चाहिए, तो फिर उसका लाइफ, बच्चे, घर बहुत स्मूथली मस्त जाएगा। ये जो सब बता रहे पॉइंट सर, ये हाँ, प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब ये प्रेग्नेंट लेडी अपने हस्बैंड के बारे में ये सब सोचेगी कि उससे यस, मुझे एनर्जी देनी है, उससे मुझे अप्रिशिएट करना है, तो ये जो मन के विचार है ना, ये डायरेक्ट गर्भ पर प्रिंट्स आने वाले हैं उसके। तो यस, डायरेक्ट प्रिंट्स होने वाले हैं, तो अलग से ये पापा है, इनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये बताने की आवश्यकता नहीं होगी। बच्चा अपने आप सीखेगा, क्योंकि माँ रिस्पेक्ट दे रही है। देखो, माँ को भी जब हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में जब वाइफ हस्बैंड को नाम से पुकारती है, तो बच्चा भी ए पापा करके ही बोलता है। तो ये जो ट्रेडिशन थी कि माँ जो करेगी वही बच्चा करने वाला है, तो आपको फीटस की चिंता मत करो। ये जो रूल्स है, ये आप दोनों अभी से अप्लाई करना शुरू करो। वो तो कैमरा लेके बैठा है आपको देख के, तो उसको आपको कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं होगी, आपके आचरण से ही वो बच्चा सीखेगा। फुल तो कॉपी। तो हस्बैंड को जब रिस्पेक्ट दे रही है एक वाइफ, तो बच्चा भी समझ रहा है कि मुझे भी फादर को रिस्पेक्ट देना है। इसीलिए वर्ल्ड ओवर मदर टंग बोलते हैं, कभी फादर टंग नहीं बोलते। बच्चा जो है वो माँ की भाषा ही सीखेगा, पिताजी की नहीं। मदर टंग है वो, माँ से संस्कार आएंगे। माता प्रथम गुरु है, पिता प्रथम गुरु नहीं है। पिता का रोल तो शायद 10 साल के बाद थोड़ा बड़ा होएगा, तो कामकाज में इंटरेस्ट है तो चालू होएगा। अदरवाइज पिता का रोल इतना नहीं है संस्कार देने में। माता का रोल, बाद में टीचर का रोल। तो माता को रोल, अपना रोल कैसा निभाने का? बाय एग्जाम्पल, नॉट बाय टॉकिंग। बातचीत से कुछ नहीं होगा। आप जो व्यवहार हस्बैंड के साथ रखते हैं, वही व्यवहार बच्चों का होगा, आप दोनों के साथ। लाइक द वाइफ बिहेव्स विद द हस्बैंड एंड द हस्बैंड बिहेव्स विद द वाइफ, द चाइल्ड इज सीइंग। कैमरा बोला ना, बच्चा वही सीखेगा और उसी तरह से आप दोनों के साथ व्यवहार करेगा। तो बच्चे को अच्छा संस्कार देना है, तो यही करना है। एक दो पॉइंट और है, कंप्लीट कर ले। हाँ हाँ 9 बज रहा था, इसलिए मैं बोला पूछ लो। छठा पॉइंट है, हाँ वाइफ अगर सक्सेशन प्लानिंग के लिए बात करें, बच्चे के मन में ये डाले कि पिताजी अच्छा काम कर रहे हैं, तुमको चाहिए तो उसका काम ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हारे लिए प्लेटफॉर्म रेडी है, तो बच्चा पिताजी के काम में इंटरेस्ट लेगा और पिताजी अपना काम ज्यादा जोर शोर से करेंगे कि इसमें ये काम मुझे बच्चे के लिए तैयार कर। अगर माँ पिताजी के काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती, तो बच्चा भी सोचता है मैं भी वापस कुछ ना नया शुरू करूं। अभी रिसेंटली आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कि बहुत सारे स्टार्टअप्स बने और फेल हो गए। ये स्टार्टअप जो होते हैं वो माँ बाप का पैसा लेते हैं और लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद करते हैं, क्योंकि उन लोगों को इतना विश्वास नहीं होता है मेरे पिताजी के काम में जाऊं। क्योंकि कहीं ना कहीं वाइफ हैज नॉट एनकरेज द हस्बैंड एंड देयरफॉर द फैमिली बिजनेस इज नॉट टेकन फॉरवर्ड। जबकि फैमिली का बहुत बड़ा बड़ा अच्छा बिजनेस होता है, लेकिन बच्चे फिर भी बोलते नहीं मैं तो फॉरेन में जाके रहूंगा। क्योंकि माँ के मन में कहीं ना कहीं वो संस्कार बहुत पहले से रहते हैं कि पिताजी क्या करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, अपने को तो फॉरेन में जाना या और कहीं पे जाना बहुत अच्छा है। ये वाइफ के मन में अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली है, तो सक्सेशन ऑफ द फैमिली बिजनेस इज वेरी डिफिकल्ट। और बच्चे के लिए उतना स्ट्रगल हो जाता है लाइफ में। ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है इन डीलिंग विद थाउजेंड्स ऑफ फैमिली बिजनेसेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड की मैं स्टोरी सुनता हूँ, पर इंडिया के तो हजारों केसेस मैंने पर्सनली अपने आंख से देखे। अगर वाइफ हस्बैंड के काम का रिस्पेक्ट करेगी तो बच्चे के लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। हो सकता है हस्बैंड ने जिंदगी भर खाली फाउंडेशन बनाया हो, ज्यादा बिजनेस में प्रोग्रेस नहीं किया हो, लेकिन बच्चे के आते ही वो बिजनेस में 4 चांद लग सकते हैं। लेकिन बच्चा पिताजी को हेल्प करे, ऐसा संस्कार माँ ही दे सकती है बाय अप्रिशिएटिंग एंड फैसिलिटेटिंग द सक्सेशन प्लानिंग ऑफ द फैमिली बिजनेस। तो शांति से बच्चे का लाइफ भी निकल जाता है और हस्बैंड को भी सपोर्ट मिलती है। तो ये पूरा वाइफ का रोल है। रोल नंबर 6, that how she can help in the succession planning in the family। आपने देखा रामायण में और महाभारत में, दोनों में ना पूरा स्टोरी स्मूथ चलता है जब तक सक्सेशन की बात नहीं आती। जब तक राम का राज्याभिषेक नहीं होता है ना, या राज्याभिषेक क्या वो घोषणा नहीं होती है कि उसका राज्याभिषेक होगा, तब तक सब शांति है। सक्सेशन में प्रॉब्लम हो,
ये महाभारत में भी जब तक युधिष्ठिर को युवराज नहीं बताते हैं तब तक शांति है, उसके बाद में फिर रियल महाभारत का सीड्स होता है। ये बाहुबली करके एक बहुत फेमस पिक्चर आई थी, उसमें भी दोनों बच्चे, उनमें आपस में चलता रहता है काम, लेकिन जब सक्सेशन की बारी आती है तो लफड़ा होता है। तो ये सक्सेशन बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको सॉल्व विमेन ही कर सकती है बाय पुटिंग द राइट काइंड ऑफ संस्कार्स इन द चिल्ड्रन एंड बाय रिस्पेक्टिंग द हस्बैंड्स वर्क। ये पॉइंट समझ में आया? आगे हाँ चलूं? हाँ हाँ एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, समाज पति की तरफ कैसे देखेगा, उसको कितनी इज्जत देगा, ये उस पर डिपेंड करता है कि वाइफ ने हस्बैंड का क्या इंप्रेशन बाहर समाज में दिया है, अपने भाई को, पिता को, और अपने ससुराल में भी बाकी लोगों को, और अपने कामगारों को, एम्प्लॉइज को, क्या इंप्रेशन वाइफ ने हस्बैंड का दिया है। अगर वो सोशल फंक्शंस में हस्बैंड के साथ गई है, अगर वो अच्छे से बिहेव करती है, वहां पे सबके साथ हंसी खुशी रहती है, इसका मतलब है हस्बैंड ने उसका ध्यान रखा। अदरवाइज हस्बैंड कोई खास कैपेबल आदमी नहीं है, ऐसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली समाज में इंप्रेशन हस्बैंड का जाता है, हस्बैंड का कॉन्फिडेंस लॉस होता है। तो वाइफ विल मेक अप द कॉन्फिडेंस ऑफ द हस्बैंड एंड मेक द हस्बैंड सक्सेसफुल बाय बिकमिंग द पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, पीआरओ। वाइफ जो है वो नेचुरल पीआरओ है हस्बैंड की। अगर हस्बैंड को सक्सेसफुल बनाना है तो वाइफ को पीआरओ बनना चाहिए, उसके बारे में समाज में अच्छा ही बोलने का। अच्छा नहीं भी होगा ना हस्बैंड इतना, तो भी अच्छा हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली असर बच्चे पे भी पड़ेगा। ये 7 चीजें मैंने बताई अबाउट द हस्बैंड, बिकॉज हस्बैंड इज गिविंग द सीड, द वाइफ इज ब्रिंगिंग द सीड अप टू मेकिंग इट टू ए प्लांट। तो जो सीड है उसकी क्वालिटीज अगर वो अच्छे मान के चलेगी ना तो प्लांट अच्छा होगा। अगर वो सीड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऐसा वाइफ बार बार सोचती रहेगी, पेमेंट सोचती रहेगी, तो प्लांट कैसे अच्छा होगा, फ्रूट्स कैसे अच्छे होंगे, बच्चे पे सही संस्कार कैसे पड़ेंगे। तो हस्बैंड कैसा भी हो, वाइफ शुड थिंक फेवरेबली, तो बच्चे पे अच्छे संस्कार पड़ते हैं। ऐसा चाणक्य का कहना है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वाइफ, बट टू सपोर्ट दैट हस्बैंड हैज टू डू द थिंग्स ऑफ लिसनिंग टू हर, वैलिडेटिंग हर, apologizing to her, loving her, but more power is there with the wife because wife can change the environment also. Wife शक्ति है, शक्ति के बिना तो शिव भी अधूरे हैं, और शक्ति नाराज हो गई तो नारायण को भी धरती पे आना पड़ता है वेंकटेश पर, उसको वापस पटाके लेके जाने को। तो दिस इज इन शॉर्ट व्हाट आई वुड से, दैट हस्बैंड वाइफ मिलजुल कर जब आपस में लविंगली एंड रिस्पेक्टफुली रहते हैं तो बच्चे पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। ये दोनों को सीखने की जरूरत है, और पहले आप नहीं करने का, जो समझदार है वो पहला स्टेप लेगा। इट में भी हस्बैंड, इट में भी वाइफ। अभी कौन ज्यादा समझदार है वो आप लोग डिसाइड करो, लेकिन दूसरे पे जताने का नहीं समझदारी, अपने व्यवहार से प्रैक्टिस करने। और व्यवहार से प्रैक्टिस करना मतलब हस्बैंड के लिए सुनना और वाइफ के लिए हॉल्ट करना, ये समरी है। अगर इतना कर लिया ना, हस्बैंड ने सुनना और वाइफ ने हॉल्ट करना, तो दोनों समझदार। वरना जो पहले करेगा वो समझदार, और उसका ज्यादा बच्चा सुनेगा और उसका ज्यादा प्रभाव बच्चे पे पड़ेगा। तो अभी आप लोगों को डिसाइड करने का कि कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करना है और बच्चे को क्या संस्कार देने। थैंक यू सर। अभी मैंने कुछ 10 टिप्स, अभी मैं हस्बैंड को फिर से एक आह्वान करती हूँ कि 10 टिप्स मैंने अभी तक बताई है आपको कि आप कैसे हेल्प कर सकेंगे प्रैक्टिकली। सर ने पूरी थ्योरी अच्छे से बताई है पॉइंट वाइज। मैंने कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट आपको बताया कि प्रेगवेदा से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। आपको ऐसा है अभी आह्वान कि अगर ये छोड़ के और कुछ अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर हमें शेयर करो कि नहीं मैं ये काम भी कर सकता हूँ। तो आपकी जो बात है हम और दूसरों को बताएंगे कि ये भी काम हो सकता है, तो ऐसे भी आप ज़रूर करो। दूसरी एक बात है कि नॉनवेज का हम जब प्री प्रेगनेंसी के टाइम दोनों का इनफर्टिलिटी या प्री प्रेगनेंसी में जब वो प्रिपेयर करते हैं, नॉनवेज टोटल बंद करते हैं कि नहीं खाना है आपको। फिर जब पॉजिटिव प्रेगनेंसी आ जाती है तो हस्बैंड का कहना होता है कि अब मैं तो खा सकता हूँ, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, मैंने नॉनवेज खाया तो वो नहीं खाएगी, उसको पसंद भी नहीं है, वो बनाती भी नहीं, मैं बाहर जाके खाऊंगा या दूसरा कोई बनाएगा, वो बनाएगी भी नहीं, वो खाएगी भी नहीं, लेकिन मुझे तो परमिशन दो,
लेकिन ये टाइम पे भी हमारा कहना होता है कि आपको नहीं खाना है। एक तो उसकी इच्छा होती है अगर कि हस्बैंड खा रहा है मुझे नहीं खाना है, दूसरा पॉइंट ये तो एक पॉइंट है ही। दूसरा है कि आप दोनों मिलके एक नया जीव निर्माण कर रहे हो, तो ये दोनों का जीव है। तो कभी कभी आपको लगेगा कि मैंने बर्गर खा लिया तो क्या हुआ, नॉनवेज तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट जीव की हत्या है, लेकिन बर्गर खा लिया तो, लेकिन उसको इच्छा हो रही है ना आपकी, आप अगर खाते हैं तो उसको भी इच्छा होती है खाने की, और उसको हम बोल रहे कि फास्ट फूड मत खाओ। तो ये सब संयम जो है हस्बैंड को भी रखना है वाइफ के सामने, या कभी भी ये नॉनवेज की बात है वो सामने और पीछे कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि दोनों मिलके आप एक नया जीव बना रहे हो, और जिस टाइम आप एक जीव बनाते हो उस समय आपको दूसरे जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस है, तब तक अगर किसी को कुछ पूछना है, सर आपको कुछ इसमें ऐड करना है तो आप बताइए। नहीं, आई थिंक मेरे सबसे बहुत नॉलेज हो गया। प्रैक्टिकली कुछ तो आपके श्रोताओं को अगर कुछ सुनना है या कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है, व्हेन अवर इन लॉज ट्राई टू इंटरवेन व्हेन देन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स बिटवीन अस, कि इन लॉज का जब वो इंटरफियर करते हैं तो प्रॉब्लम और बढ़ता है हस्बैंड वाइफ के इसमें। किस चीज में इंटरफियर करते हैं? इंटरफियर इन व्हाट? बिकॉज जो इन-लॉज जो हैं वो काफी एक्सपीरियंस्ड है, हस्बैंड से भी और वाइफ से भी ज्यादा, एज में भी, प्रेगनेंसी के बारे में भी, बच्चे छोटे बच्चे के टाइम पे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में दे आर वेरी नॉलेजेबल। तो मेनी ए टाइम्स दे मे गिव करेक्ट गाइडेंस। तो वो किस बारे में इंटरफियरेंस करते हैं ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। हाँ, अगर पर्सनली बात करेंगे फिर इनसे। हाँ पर्सनली बात करने वाली बात है ये, क्योंकि ये डीप बात है। और कभी कभी ये एल्डर्स का रिस्पेक्ट, देखो एक बात याद रखो, जब आपके बच्चे आपको किसी के सामने झुकता हुआ नहीं देखेंगे तो वो आपके सामने भी नहीं झुकेंगे। अगर वो नहीं देखेंगे कि आप माँ बाप का पैर छूते हो तो कभी आपका पैर भी नहीं छुएंगे। अगर आपने वो नहीं देखेंगे कि आप कभी माँ बाप का सुनते हो तो वो आपकी क्यों सुनेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमेशा माँ बाप के सामने भी, जैसे मैंने हस्बैंड वाइफ के बीच में ही बोला था, डोंट थिंक राइट एंड रॉन्ग, थिंक रिस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, थिंक रिलेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन राइट एंड रॉन्ग। तो बड़ों के सामने भी राइट एंड रॉन्ग में नहीं जाने का, थोड़ा उनका रिस्पेक्ट रखने का, बच्चे पे अच्छे संस्कार पड़ते हैं, उनका सपोर्ट भी नीडेड है। व्हेन द चाइल्ड इज स्मॉल अप टू 5 years, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द सपोर्ट एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ द एल्डर्स फॉर द चिल्ड्रन। तो मैं हर चीज में उनको गलत ही ठहराऊंगा, दे मे बी ऑर्थोडॉक्स एंड दे मे बी लिटिल बैकवर्ड इन थिंकिंग इन सर्टेन थिंग्स, बट केस टू केस बेसिस पे ये बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। जितना हस्बैंड वाइफ के बीच का लव एंड रिस्पेक्ट जरूरी है, उतना इन दोनों को अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना भी जरूरी। ठीक है। और कुछ अगर कोई हस्बैंड शेयर करना चाहते हैं तो अभी नहीं, बाद में भी कर सकते हैं। हम आपके आप जो कर सकते हैं ऐसे कार्य दूसरे हस्बैंड को भी बता के उनको भी प्रमोट करेंगे कि आप भी आपके वाइफ के लिए करो। आयुर्वेद में ऋतु, क्षेत्र, अम्बु, बीज, ये जो 4 फैक्टर्स बताए गए हैं गर्भ तैयार होने के लिए, इसमें से ऋतु मीन्स स्पेसिफिक पीरियड जो स्त्री शरीर में होता है, क्षेत्र मीन्स यूटेरस जो स्त्री शरीर में होता है, अम्बु मीन्स जो न्यूट्रिशन देता है वो भी स्त्री शरीर में है, बीज के 2 पार्ट्स है स्पर्म एंड ओवम। तो 4 में से 3.5 फैक्टर स्त्री के शरीर में है, इसलिए स्त्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, और वो स्त्री को प्रेगनेंसी में जो स्ट्रेस आ रहा है उसको रिलीज करने के लिए उसकी मदर और उसका हस्बैंड, ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इसलिए हमने आज हस्बैंड का रोल भी देखा है कि वो भी 4 में से आधा ही फैक्टर है, तो भी वाइफ को 100% सपोर्ट होगा हस्बैंड का ही। तो 3.5 फैक्टर्स को पर भी यही हस्बैंड का इफेक्ट रहने वाला है। तो इसलिए दोनों का भी रोल है, दोनों का बॉन्डिंग, दोनों का लविंग, दोनों का एक दूसरे के साथ विश्वास, रिस्पेक्ट, ये जितना ज़्यादा रहेगा, आपका बॉन्डिंग जितना अच्छा होगा, उतना वो बेबी गर्भ पे उसके अच्छे इफेक्ट आने वाले हैं, वो भी प्रेम उसमें अपने आप आ जाएगा। तो हम यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू सर,
आपने बहुत सारा अच्छा जो इंडियन कल्चर का जो हमारे शास्त्रों का चाणक्य रामायण महाभारत से सर ने बहुत जो अभी तक अभ्यास किया है उसका ज्ञान हमें दिया। तो ये सब शास्त्रों में भी आपके गर्भ में इंटरेस्ट उसको भी इंटरेस्ट आए, इसलिए भी हम ऐसे कुछ वक्ता, ऐसे कुछ अभ्यासक आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं, ताकि ये जो हमारे ग्रंथ है इसमें हमें है नहीं है पता नहीं, लेकिन आने वाले जीव को तो ये शास्त्र में इंटरेस्ट आना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। तो हम अभी यहाँ पे रुकते हैं। प्रेगवेदा का फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पे के साथ आप जुड़े रहो। बहुत सारी प्रेगनेंसी की टिप्स हम उसके ऊपर रेगुलरली भेजते हैं, और ऐसे ही 15 दिन के बाद और एक कुछ प्रोग्राम होगा। आपके कुछ अगर सजेशंस है, इसमें हमने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, पेडियाट्रिशियन के साथ, रेडियोलॉजिस्ट के साथ ऐसी नंबर ऑफ मीटिंग्स अरेंज करके रखी है। आपके कुछ सजेशंस है तो वो भी आप हमें भेजिए, हम उसके प्रतीक्षा में हैं। धन्यवाद आप सभी को। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम रुकेंगे।